दोस्तों वॉर एक ऐसी चीज है जिसमें लाखों लोग बेमौत मारे जाते हैं और करोड़ों लोग बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। लाखों बच्चे अनाथ हो जाते हैं और हजारों औरतें विधवा हो जाती हैं, पर फिर भी युद्ध होते हैं। दोस्तों अगर इतिहास में झांका जाए तो ऐसा कोई साल नहीं होगा जब हमने कोई युद्ध न लड़ा हो। इतिहास में हमने हर साल कोई न कोई युद्ध लड़ा है, चाहे हम बात करें ट्रोय स्पार्टा के युद्ध की, या फिर जर्मनी और फ्रांस के युद्ध की, या फिर वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 1 की, जिसमें कि करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। दोस्तों अभी हाल ही में यूक्रेन और रशिया के बीच भी युद्ध छिड़ चुका है, जिसमें कि यूक्रेन के ऊपर रशिया ने हमला कर दिया और इसमें अभी तक लाखों लोगों की जान जा चुकी है। दोस्तों अगर इतिहास में झांका जाए तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक टाइम ऐसा आ गया था जब अमेरिका और जापान आमने सामने आ गए थे। ये दोनों उस समय पर सुपर पावर थे और अमेरिका उस समय उभरती हुई सुपर पावर थी और वो चाहता था कि कैसे भी जापान को दबा सके। दोस्तों दिन था मंडे का और ये तारीख थी 6 अगस्त 1945, जब सुबह सुबह धूप खिली हुई थी और जो बड़े लोग थे वो काम पर जा रहे थे और छोटे बच्चे स्कूल जा रहे थे। दोस्तों जो जापान के लोग थे वो आसमान में एक बोइंग B-29 प्लेन को उड़ते हुए देखते हैं। वो नोटिस करते हैं कि इसके अंदर से एक चीज गिरी है जो कि लगभग 43 सेकंड तक लगातार नीचे गिरती रहती है। उसके बाद इसके अंदर एक तेज ब्लास्ट होता है और जो उसकी लाइट थी वो इतनी ज्यादा तेज थी कि लोगों को ऐसा लगा कि मानो जो सूरज है वो धरती पर आ गया है। इसका टेम्परेचर लगभग 4000 डिग्री तक बढ़ चुका था और उस समय लगभग 80,000 लोग एक साथ धूल बन गए थे। दोस्तों ये एक ऐसी घटना थी जिसमें 80,000 लोगों ने लगभग एक साथ अपनी जान गंवा दी थी। आज भी बहुत सारे लोग इस घटना का ब्लेम अमेरिका के ऊपर डालते हैं। तो दोस्तों क्या थी इसकी पूरी कहानी, आइए जानते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम रोलिंग, सो चलिए शुरू करते हैं आज के इस धमाकेदार एपिसोड को। Spawned by the genius of man, a new age is born in the roar of thunder and the fire of the sun. At 8:15 in the morning of August 6th, the first atomic bomb struck an enemy target. In this instant, Robert Oppenheimer recalls a passage from a sacred book of the Hindu. Now I am become death, the destroyer of worlds. इस कहानी की शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, जब जर्मनी पोलैंड के ऊपर अटैक कर देता है और दोस्तों काफी सारे देश अब युद्ध में कूद पड़े थे। इस युद्ध में मेरे 2 अलायंस बनी थी, जिसमें एक थी अलाइज पावर और दूसरी थी एक्सिस पावर की। अलाइज पावर में यूके, फ्रांस, यूएसएसआर और बाद में अमेरिका भी शामिल हो जाता है, तो वहीं एक्सिस पावर में जर्मनी, जापान और इटली शामिल थे। अब दोस्तों जो ये युद्ध था इसमें अमेरिका खुद को अवॉइड करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वो इस युद्ध में पार्टिसिपेट करे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में बेशक उसे कम नुकसान हुआ था और जो उसकी जनता थी वो नहीं चाहती थी कि हम किसी दूसरे के युद्ध में अपने आप को भेजें। और दोस्तों ये बात सही भी है, अगर किसी दूसरे के घर में झगड़ा हो रहा है तो हम अपना दाखिला उसमें क्यों कराएं। पर दोस्तों जो 7 दिसंबर 1941 ये वो दिन था जब जापान ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने सोए हुए शेर के ऊपर अपना हाथ चला दिया। उसने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया, जिसमें उसने 200 से ज्यादा उसके जहाज डुबो दिए और साथ ही 2000 से ज्यादा उसके लोगों को मार भी दिया था। अब दोस्तों ये वो गलती थी जो कि जापान ने अब तक कर दी और ये सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इसके बाद जो शेर था वो जाग चुका था। क्योंकि अमेरिका भी सोच रहा होगा कि हम तो युद्ध में थे ही नहीं, तो साला हमें काहे पेल दिया। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 को बेसिकली हम वेस्टर्न पावर की नजर से देखते हैं, पर उस समय जापान में क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता। दोस्तों जो जापान था वो भी चाहता था कि बाकी देशों में भी उसकी कॉलोनियां हो, जैसे कि यूरोपियन देशों की होती थी, जैसे कि यूके, फ्रांस और स्पेन की। क्योंकि इसके दोस्तों सबसे बड़े कारण ये थे, एक तो जापान काफी छोटी कंट्री थी और दूसरा वो एक आइलैंड कंट्री थी और उसके पास जो संसाधन थे वो भी काफी लिमिटेड मात्रा में थे और जो क्रूड ऑयल था वो उसे यूएसए से इम्पोर्ट करना पड़ता था। और वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने जर्मनी का साथ दिया था, जिसके कारण अमेरिका ने क्रूड ऑयल भी बंद कर दिया था। और साथ ही अमेरिका ने कहा था कि अगर जापान अभी भी नहीं माना तो उसका जो मेटल आता है वहाँ से और आयरन वो भी इसे बंद कर देगा। इसके बाद जो जापान था वो चाहता था कि जो एशिया है वो उस पर कब्जा कर ले, ताकि वो एक ग्रेटर एशिया बना सके। और दोस्तों ये बातें केवल कहने के लिए थी, क्योंकि जापान ने जहाँ पर भी कब्जा किया था वहाँ पर इन्होंने खूब आतंक मचाया, लाखों लोगों को बेमौत ही मारा था। और उसमें सबसे भयानक था नानकिंग हत्याकांड। दोस्तों नानकिंग हत्याकांड 1937 में हुआ था, जब जापान ने चीन की उस समय की कैपिटल नानकिंग पर कब्जा कर लिया और केवल 2 दिन के अंदर ही 25,000 से ज्यादा सैनिकों को मार डाला था। दोस्तों ये नंबर सुनने में काफी बड़ा लगता है, पर दोस्तों ये तो केवल एक शुरुआत थी। इसके बाद जापान वालों ने वो किया जिसकी दोस्तों आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों जब जापानीज आर्मी ने नानकिंग पर कब्जा कर लिया तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पर लाखों लोगों को बेमौत ही मार दिया और ये सब केवल अपने मजे के लिए करते थे। वो लोगों के शरीर पर डायनामाइट बांध देते और फिर उसे उड़ा देते थे। इसके बाद दोस्तों उनमें शर्त लगती थी कि कौन पहले 100 लोगों के सिर काट कर लाएगा। और दोस्तों ये केवल वो अपने मजे के लिए करते थे। अब आपको लग रहा होगा कि इससे बुरा क्या ही होगा, पर दोस्तों ये तो केवल एक शुरुआत थी। दोस्तों जो जापानी सोल्जर थे उन्होंने छोटी छोटी बच्चे से लेकर 90 साल की बूढ़ी औरतों के साथ रेप किया था। उन्होंने जापानी जो वहाँ पर औरतें थी और वहाँ के जो आदमी थे उनको नंगा करके पूरे सड़कों पर घुमाया जाता था,
इसके बाद जो वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे होते थे उन्हें भालों पर लटका दिया जाता था और उन्हें तब तक वहाँ पर रखा जाता था जब तक कि उनकी मौत नहीं हो जाती थी। इसके बाद हर रात वो 2000 से ज़्यादा औरतों के साथ रेप करते थे और उन्हें वहाँ पर बुरी तरह से मार देते थे। इसके बाद वो जापानीज जो सोल्जर थे वो लोगों के घरों में घुस जाते और वहाँ पर पिता को अपनी बेटी के साथ और बेटों को अपनी माँ के साथ ही संबंध बनाने के लिए मजबूर करते थे। दोस्तों ये दरिंदगी लगभग 50 दिनों तक चली थी और आप सोच सकते हैं उस समय वहाँ पर लोगों के ऊपर क्या बीत रही होगी। पर दोस्तों कैसे ये खबर जो जापान में एक आदमी था जिसका नाम जॉन रोब था उसके पास पहुंच गई। उसने ये सारी खबर हिटलर तक पहुंचाई दी कि ऐसे ऐसे जापानीज आर्मी चीन में ये हत्याकांड कर रही है। दोस्तों ये सारी बातें सुनने के बाद हिटलर के मन में भी इंसानियत जाग गई थी क्योंकि उसने जापानीज आर्मी को ऑर्डर दे दिया कि इसके अलावा वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे उनकी कोई बदनामी हो। अब दोस्तों ये बातें कोई मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ बल्कि ये सारी न्यूज़ उस समय जापान के अखबारों में छपती थी और लोग इस पढ़कर काफी ज्यादा खुश होते थे। उन्हें क्या लगता था जैसे उन्होंने कोई मर्दानगी का काम कर दिया है। अब दोस्तों इसके ऊपर आयरिश चैंग नाम की लेखिका ने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था द रेप ऑफ नानकिंग और दोस्तों ये बुक काफी ज्यादा पॉपुलर हुई थी। पर चांग की -36 साल की उम्र में अमेरिका में डेथ हो गई थी। 1940 तक जापान ने चाइना का एक बहुत बड़ा हिस्सा कोरिया, ताइवान, बर्मा, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, फ्रेंच इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। 1931 में इन्होंने मंचूरिया से होते हुए साइबेरिया से निकलकर जो रूस है वहाँ पर कब्जा करने की कोशिश की थी। पर दोस्तों यहाँ पर कब्जा करना इतना आसान नहीं था क्योंकि इन्होंने बेशक फ्रांस को उसी की टेरिटरी से खदेड़ दिया था पर यहाँ पर अमेरिका बैठा था। अब दोस्तों अमेरिका जो था चुपचाप ये देख रहा था कि आखिर ये दोनों क्या कर रहे हैं क्योंकि यूरोप में हिटलर और एशिया में जापान दोनों ही नहीं मान रहे थे। तो अब अमेरिका ने सोचा क्यों ना जापान पर प्रतिबंध लगा दी जाए। अमेरिका ने जापान को कॉपर, लोहा और क्रूड ऑयल देने से मना कर दिया और उसका कहना था कि अगर जापान अभी भी नहीं माना और उसने इटली और जर्मनी की अलायंस नहीं तोड़ी तो उसके साथ और भी ज्यादा बुरा हो सकता है। अब दोस्तों जैसे ही अमेरिका ने जापान से कहा कि तुम जर्मनी और इटली के अलायंस को छोड़ दो, साथ ही चाइना, कोरिया और फिलीपींस से भी बाहर निकल जाओ, तो जापान ने सोचा अमेरिका तू बाहर में जा, हम तो इंडोनेशिया और मलेशिया से तेल ले लेंगे। और दोस्तों इन पर अटैक करना भी इतना आसान नहीं था क्योंकि मलेशिया पर उस टाइम पर यूके और इंडोनेशिया पर डच का कब्जा था और ये दोनों अमेरिका के पार्टनर थे और इन पर हमला करना मतलब अमेरिका से सीधी टक्कर देना। और ये बात जापान भी जानता था कि अमेरिका से टक्कर लेना उसके औकात से बाहर है क्योंकि अमेरिका एक वर्ल्ड पावर थी उस टाइम पर और दोस्तों वो वर्ल्ड पावर आज भी है। तो दोस्तों वहाँ पर एक मीटिंग बैठती है जिसमें डिसीजन फाइनल होता है कि वो सीधा अमेरिका पर हमला करेंगे और ये हमला इतना प्री प्लान और एक्यूरेट होगा कि अमेरिका को कुछ समझ ही नहीं आएगा कि आखिर अब उसे करना क्या है और वो चुपचाप शांत हो जाएगा। अब दोस्तों 7 दिसंबर 1941 ये वो दिन था जब जापान लोग अपने 350 विमान के साथ अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक कर देते हैं। केवल 2 घंटे की बमबारी के वहाँ पर लगभग 200 से ज़्यादा शिप और 2000 से ज़्यादा अमेरिकन सैनिक मारे जाते हैं। अब दोस्तों जैसे ही वो यहाँ पर हमला करते हैं उसके बाद अमेरिका लगभग शांत हो जाता है और जो जापान था वो फिलीपींस पर भी कब्जा कर लेता है। उसे लगा था कि शायद उसका अमेरिका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और वो अपना ग्रेटर एशिया पूरी तरह से बना पाएगा। पर दोस्तों ये बात सुनने में काफ़ी ज़्यादा तुच्छ सी लगती है कि मतलब अगर किसी ने मना कर रखा है कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा और आप उस पर अगर हमला कर दे तो आप सोचेंगे कि उसने मना कर रखा तो वो मेरे पर वार नहीं करेगा। और दोस्तों ये जापान की सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि उसने उस समय के वर्ल्ड पावर को छेड़ दिया था। अगर वो ये हमला किसी छोटी कंट्री पर करता तो शायद वो बच भी जाता और उसने हमला अमेरिका पर किया और उसके बाद अमेरिका युद्ध में कूद पड़ता है और जापान की बुरी तरह से ऐसी तैसी कर देता है। अब दोस्तों जापान अगर वो अमेरिका पर हमला ना करता तो शायद जो एक्सेस पावर थी वो जीत भी जाती क्योंकि उस टाइम अमेरिका वॉर में नहीं आएगा और जैसे ही अमेरिका वॉर में आया जो एलाइज थी वो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो एक्सेस पावर उन्हें कूट देती है और साथ ही जो वर्ल्ड वॉर 2 था वो जापान की हार के साथ खत्म हो जाता है। 1941 को जर्मनी और इटली भी अमेरिका के खिलाफ युद्ध छेड़ देते हैं। उन्हें लग रहा था कि वो अमेरिका को इजीली हरा देंगे और दोस्तों अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 का वो एडमिरेटर था जिसके सामने सारे देश सरेंडर कर देते। 1943 में सबसे पहले इटली सरेंडर करता है। उसके 30 अप्रैल 1941 को जो हिटलर था वो सुसाइड कर देता है और जो जापान था वो भी हार मानने को तैयार नहीं था। अब दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि हमें बताया जाता है जो अमेरिका और यूके के लोग वो काफ़ी ज़्यादा बेकार है क्योंकि वो हमारे साथ टॉर्चर करते थे और हमारे जो इंडियन लोग थे उन्हें बुरी तरह से मारते थे। पर दोस्तों ये बात बिल्कुल बुरी तरह से गलत है क्योंकि अगर आप किसी देश पर कब्जा करना चाहते तो आपको वहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। भले ही जो अमेरिका था वो जर्मनी के खिलाफ खड़ा था पर जब जर्मनी पूरी तरह से हार गया तो जब फ्रांस और यूएसएसआर थे वो ये चाहते थे कि इसके ऊपर इतना ज़्यादा फाइन लगा दिया जाए कि जर्मनी कभी उठ ही ना पाए। पर इसके बाद भी यूएसए और यूके ने जर्मनी की काफ़ी ज़्यादा मदद की, वहाँ पर लगातार फूड सप्लाई भेजी और वहाँ के लोगों को पढ़ने में मदद की। उसके बाद उन्होंने जर्मनी की अर्थव्यवस्था को भी काफ़ी ज़्यादा ठीक किया और जिसके बाद आज जर्मनी हमारे सामने खड़ा है। अब दोस्तों वापस जापान की बात करते हैं। अब तक जापान पूरी तरह से पागल हो चुका था और दोस्तों जो वहाँ का राजा था हिरोहितो उसको लोग भगवान की तरह पूजते थे। अब अमेरिका चाहता था कि जो वहाँ की जनता है वो अपने राजा को हटा दे, पर जो वहाँ की जनता थी वो इतनी बुरी तरह से ब्रेन वॉश हो चुकी थी
कि वो अपने राजा के खिलाफ कुछ भी सुनना पसंद नहीं करती थी। वहाँ पर एक सामुराई कबीला था जिसका कि नाम बुशो हीदो था। उनके ट्रेडिशन उसको चेंज कर दिया गया और उसमें बताया गया कि जो ये समुराई है इनका फर्ज है कि ये राजा के लिए जान भी दे दे। उन्होंने कामाकाजी पायलट की एक ऐसी आर्मी बनाई जिनका कि मकसद था केवल सुसाइड बॉम्बिंग करना, मतलब इन्हें अपने जहाज में बैठना है और जो अमेरिका के जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर उनके ऊपर अपने पायलट प्लेन उनका उसको क्रैश कर देना है। और दोस्तों ये पूरी तरह से सुसाइड बॉम्बिंग मिशन ही था, जैसा कि आज के समय पर ये टेररिस्ट करते हैं। और दोस्तों अमेरिका को समझ नहीं आता आखिर वो क्या करे, तो वो शुरुआत करता है एक फुल स्केल इन्वेजन की, जिसका कि नाम रखा गया था द ऑपरेशन डाउनफॉल। अब दोस्तों जो ये ऑपरेशन किया गया था जिसका कि नाम ऑपरेशन डाउनफॉल था, इसमें जो एलाइज सोल्जर थे वो प्लानिंग करते हैं कि वो जापान पर एक जमीनी हमला करेंगे और इस जमीनी हमले में वो पूरी तरह से जापान को बर्बाद कर देंगे और उसके बाद जो वहाँ के राजा उसको उसकी गद्दी से हटा देंगे और वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक सरकार की शुरुआत करेंगे। पर दोस्तों ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि इससे पहले अमेरिका एक लास्ट बैटल लड़ता है जिसका कि नाम था ओकिनावा। और दोस्तों ये ओकिनावा एक आइलैंड था जिसके ऊपर जब ये बैटल होती है तो इसमें लगभग 12,000 से ज्यादा अमेरिकन सोल्जर मारे जाते हैं और लगभग 1,10,000 जापानीज सोल्जर्स मारे जाते हैं। और ये उस टाइम पर काफी बड़ा नंबर था, क्योंकि ये लगभग उस टाइम पर जो ओकिनावा आइलैंड था उसकी 1/4 पॉपुलेशन थी। अब दोस्तों इस बैटल के बाद अमेरिका भी समझ चुका था कि ऐसे तो सालों तक लड़ते रहेंगे और युद्ध का नतीजा कुछ नहीं निकलेगा, और अगर मान लो युद्ध जीत भी गए तो ऐसी जीत का क्या फायदा जिसमें कि उनके जो आम जनता वो ही मारी जाए। तो वो एक आखिरी प्लानिंग करते हैं। दोस्तों 12 अप्रैल 1945 ये वो दिन था जब अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की मौत हो जाती है। उसके बाद नए प्रेसिडेंट बनते हैं हैरी ट्रूमैन। वो जापान को एक आखिरी लेटर भेजते जिसमें कि उनका कहना था कि जापान सरेंडर कर दे। और दोस्तों जो वहाँ के राजा हिरोहितो थे वो इस लेटर को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि जापान जो है वो भी सुपर पावर है और वो अमेरिका को हरा सकता है। अब अचानक से यूएस आर्मी को अमेरिका के एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट जिसका कि नाम मैनहट्टन प्रोजेक्ट उसका पता चलता है, जिसमें कि अमेरिका एक एटम बम बना रहा था। अब दोस्तों 16 जुलाई 1945 को अमेरिकन जो है वो इसकी एक सफल टेस्टिंग करते हैं, जहाँ पर इसकी टेस्टिंग होती है न्यू मैक्सिको में। overture to a new era in man's history. These pictures were taken from a distance of 6 miles. Awe-stricken scientists watched a column of smoke leap 40,000 feet into the stratosphere. इसके बाद अमेरिका के पास उनका एक सॉल्यूशन आ गया था। वो चाहते थे कि वो जापान के ऊपर डायरेक्ट एटम बम गिरा दे, पर ट्रूमैन का कहना था कि वो जापान के सामने एक लेटर रखेंगे जिसमें कि उनको कहेंगे कि तुम सरेंडर कर दो वरना हम तुम्हारे ऊपर परमाणु बम का हमला कर देंगे। 1945 अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रूमैन ये घोषणा करते हैं कि वो जापान के ऊपर एक परमाणु बम गिराएंगे और डेट फिक्स की गई थी 6 अगस्त 1945 को। A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. The Japanese began the war from the air at Pearl Harbor. They have been repaid many fold, and the end is not yet. अब दोस्तों अमेरिका का एक प्लेन जिसका कि नाम बोइंग B-29 था, वो जापान के ऊपर एक परमाणु बम गिरा था जिसका कि नाम था द लिटिल बॉय। और दोस्तों इस हमले में काफी सारे लोग जिंदा बच गए थे, जिन्होंने जब ये कहानी सुनाई जो कि काफी ज्यादा दर्दनाक थी। और दोस्तों इस कहानी को सुनने का किसी की भी आंखों में आंसू आ गए। वो लोग बताते हैं कि जब ये घटना हुई थी तो वहाँ पर इतनी तेज लाइट आई थी कि लोग कुछ समय के लिए अंधे हो गए थे। और जिसने भी इस घटना को सुना था, इस हमले को सुना, उन्हें ऐसा लगा कि मानो धरती फट गई है। और दोस्तों वो लोग परमानेंट बहरे हो गए थे। इसके बाद लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर उठता है, जिसमें कि बहुत सारे लोग पूरी तरह से धूल बन जाते हैं। और दोस्तों ये फिनोमेना इतनी ज़्यादा फास्ट हुआ था कि बहुत सारे लोगों की परछाई धरती पर या फिर इमारतों पर ही बनी रह गई थी। ये दोस्तों उन लोगों के लिए सबसे अच्छी मौत थी, क्योंकि जब तक दर्द का सिग्नल उनके ब्रेन तक पहुंचा तब तक वो लोग पूरी तरह से धूल बन चुके थे। अब दोस्तों जो लोग मर चुके थे उनका तो क्या कहना, पर लोग जो जिंदा बचे थे उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या वो क्या करे, क्योंकि अब अचानक से एक शॉक वेव आई जिसके कारण बहुत सारे लोग पूरी तरह से बहरे हो गए। और दोस्तों ये वो शुरुआत थी जो कि अब आगे होने वाली थी, क्योंकि इसके बाद उन्होंने ऊपर देखा तो वहाँ पर एक काले रंग का मशरूम का बादल बन गया था और इसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर बारिश होने लगती है। अब लोगों को लगा कि शायद थोड़ी बहुत शांति मिल गई है, पर दोस्तों ये कोई पानी की बारिश नहीं थी, बल्कि ये बारिश थी एसिड की, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की जो त्वचा थी वो पूरी तरह से जलने लगी थी। अब दोस्तों उन लोगों का क्या हुआ जो कि अभी भी जिंदा थे, उनके बारे में मैं आपको कोई ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा, क्योंकि ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग और डिसगस्टिंग थी। क्योंकि जो लोग जिंदा थे उनकी स्किन पूरी तरह से उनके शरीर से उतर रही थी, और जिन्होंने भी इस ब्लास्ट को डायरेक्ट देखा था उनकी आंखों की हालत कुछ ऐसी हो गई थी जो कि अब आप स्क्रीन पर देख रही हैं। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि शायद अब डॉक्टर्स और जो रेस्क्यू टीम है वो वहाँ पर आ जाएगी और इनकी हेल्प करेंगी, पर दोस्तों पूरी तरह से गलत थे, क्योंकि इस हमले में बहुत सारे डॉक्टर्स भी मारे गए थे।
अब वहाँ पर कोई भी नहीं था जो उनकी मदद कर सके या उन्हें हॉस्पिटल में पहुँचा सके। और दोस्तों वो सभी लोग अब अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे और उन्हें मौत ज़्यादा बेहतर लग रही थी, क्योंकि इस दर्द और रेडिएशन से बचना उनके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया था। अब दोस्तों जो लोग बच गए थे उनके शरीर पर रेडिएशन ने इतना ज़्यादा अटैक कर दिया था कि वो अगले कुछ हफ्तों, कुछ महीने या कुछ दिनों बाद मारे गए थे। अब दोस्तों ये तो एक दुख की बात कि वहाँ पर लोगों के साथ इतना बुरा हुआ, पर इससे बड़ी एक दुख की बात थी जिससे सुनने के मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आया कि जो जापान के राजा हीरो तो थे वो अभी भी लड़ने को तैयार थे। मतलब उन्हें अभी तक समझ नहीं आता कि उनके लोग कितनी बुरी तरह से मारे जा रहे हैं। अब तो वो युद्ध को रोक दे, पर नहीं, उन्हें तो अमेरिका से लड़ना था। इसके बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका एक दूसरा बम गिराता है जिसका कि नाम था फैट मैन। और दोस्तों ये पिछले वाले बम से भी और भी ज़्यादा पावरफुल था। अब दोस्तों जब वो दूसरा बम गिराते तो केवल कुछ मिनटों के अंदर 7 किलोमीटर का एक बड़ा एरिया पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है और वहाँ पर लगभग 50,000 लोग एक साथ मारे जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम नुकसान हुआ था, क्योंकि एक तो लोग पहले से ही प्रिपेयर हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने हिरोशिमा की न्यूज़ थी वो पूरी तरह से पढ़ ली थी। और दूसरा इस जो एरिया था ये वाला, इसके आसपास पहाड़ थे जिसके कारण वो लोग बच गए थे। अब दोस्तों जब जापान की आर्मी थी वो समझ चुकी थी अब उनके सामने अमेरिका पूरी तरह से खड़ा है और वो उनसे तो पूरी तरह से लड़ नहीं सकते और उनका भी हारना तय है। तो वहाँ के जो राजा हीरोहितो थे वो ये प्लान करते कि वो अमेरिका के सामने एक सरेंडर की घोषणा करेंगे ताकि जो उनका देश है वो बच सके। इसके पीछे दोस्तों एक सबसे बड़ा कारण ये था कि अमेरिका ने उनको वार्निंग दे दी थी कि अगर वो अभी भी नहीं माने तो उसके बाद उसके साथ टोक्यो और ओसाका पर हमला करेंगे और उसके बाद अलग अलग शहरों पर हमला करना शुरू कर देंगे। 15 अगस्त 1945 को जो जापान था वो ऑफिशियली सरेंडर की घोषणा कर देता है और अब जापान में जो पूरी तरह से वॉर खत्म हो चुके हैं, कि यूरोप में वॉर पहले ही खत्म हो चुकी है। Proceed in the discharge of my responsibilities with justice and tolerance. Justice and tolerance. With those words, one Japanese delegate later said, the deck of the Missouri was transformed into an altar of peace. The Japanese foreign minister signed the instrument of surrender, followed by the Army Chief of Staff. General MacArthur signed. Eyewitnesses saw his hands tremble. The Allied nations signed as well, bearing witness to the end of the worst war in human history. World War II finally was over. ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। पर क्या अमेरिका का जापान पर परमाणु बम गिराना सही था? अब दोस्तों ये कहना कि उस समय पर अमेरिका ने ये किया था ये गलत था या सही, ये काफी ज्यादा मुश्किल है। आपको जापान की हालत देखकर तरस आ रहा होगा और अमेरिका पर गुस्सा, पर दोस्तों आज आप यहाँ पर बैठकर उस टाइम की कंडीशन का अंदाजा नहीं लगा सकते कि वहाँ पर उस समय क्या चल रहा था। ये कोई जरूरी था तभी तो अमेरिका ने परमाणु बम गिराया, वरना 7 साल तो युद्ध लगातार चल रहा है। अमेरिका ने पहले तो परमाणु बम नहीं गिराया। इसके बाद बहुत सारे लोग अमेरिका को ये ब्लेम करते हैं कि उसने जानबूझकर ये हमला किया था ताकि वो अपनी सुपर पावर को बनाए रख सके। दोस्तों जो जिन लोगों को जापान के ऊपर तरस आ रहा है उनके लिए मैं कुछ बताना चाहूँगा। जब जापान ने चीन पर कब्जा किया था वहाँ पर उन्होंने लाखों लोगों को मारा, इतनी सारी औरतों का रेप किया और बहुत सारे बच्चों तक को मार दिया था, पर इसके बारे में कोई बात नहीं करता। इसके अलावा एक वेबसाइट पर ये क्लेम मिलता है कि जापान का प्लान था कि वो अमेरिका में मक्खियाँ भेज देंगे ताकि अमेरिका में प्लेग और फ्लू फैल जाए और अमेरिका कभी भी वॉर में आ ही ना सके, पर दोस्तों इसका कोई एग्जैक्ट क्लेम नहीं मिलता। और दोस्तों ट्रूमैन ने भी कभी इसके लिए माफ़ी नहीं मांगी क्योंकि शायद उन्हें लगता था कि वो अपनी जगह पर सही है। अब बहुत सारे लोगों ने ये भी विरोध किया कि जो जापान था वहाँ पर चोरी, लूटपाट, हत्या और बाकी मुद्दे जो थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे, तो हो सकता है अगले कुछ महीनों में जापान सरेंडर कर दे। और दोस्तों इसके बाद यूएस का काउंटर जवाब आता है कि जो जापान का राजा था वो कभी भी युद्ध को खत्म ही नहीं होने देता और उसकी आर्मी भी चाहती थी कि युद्ध लगातार चलता रहे ताकि बेशक उनके सारे सिविलियन मारे गए। और वहाँ के लोग इतनी बुरी तरह से ब्रेन वॉश थे कि वो अपनी अंतिम सांस तक लड़ते पर कभी भी युद्ध के लिए सरेंडर नहीं करते। दूसरी तरफ बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अमेरिका चाहता था कि जो रूस है वो आगे कब्जा न कर पाए और रूस का दबदबा पूरी तरह से खत्म हो जाए। खैर दोस्तों मैं इसके ऊपर कोई अपनी ओपिनियन नहीं देना चाहूँगा क्योंकि लोगों की अपनी अपनी राय होती है, किसी की राय सही होती है तो किसी की गलत होती है, कोई अमेरिका के फेवर में है तो कोई जापान के फेवर में है। और दोस्तों मैं यहाँ पर बैठकर उस समय की कंडीशन का अंदाजा बिल्कुल नहीं लगा सकता। उस समय जो वहाँ पर लोग उनको जो सही लगा हो उन्होंने वो कर दिया। अब दोस्तों हम चाहे कुछ भी कह लें, हम अमेरिका को कितना ही ब्लेम कर ले या जापान को ले कितना भी तरस खा ले, अब हम हिस्ट्री को चेंज नहीं कर सकते। और दोस्तों हम हिस्ट्री के बारे में कुछ भी कह ले, हिस्ट्री को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दोस्तों जो ये वॉर हुआ था इसके मैं एक फ़ायदा जरूर मानूंगा कि इसके कारण आगे कभी भी कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ। भले ही छोटे मोटे युद्ध हुए जैसे कि इंडो पाक वॉर, इंडो चाइना वॉर या फिर इजराइल वर्सेस 6 नेशन वॉर जिसमें कि इजराइल ने 6 देशों को आसानी से हरा देता, पर ये कोई ऐसे युद्ध नहीं थे जो कि वर्ल्ड वॉर का रूप ले सके। क्योंकि मुझे इसमें एक गलत बात लगी वो ये कि इसमें लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई जिनका कि युद्ध से कोई नाता ही नहीं था या फिर जिन्होंने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं था, उन लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। हजारों लाखों लोग डिसेबल हो गए और बहुत सारे लोगों को रेडिएशन के कारण अपनी मौत जान से हाथ धोना पड़ा था। अब दोस्तों इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दें और आज का लाइक हम रखते हैं हम 10,000 लाइक्स का। आई होप आप पूरा कर देंगे।
और दोस्तों अगर आप इसके अलावा किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।